अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर बैक विद द सीएसएस पॉलिटिकल साइंस सीरीज। हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पे। हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 चल रहा है। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे, डेमोक्रेसी पे और सिक्योरिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड पे। सो बेसिकली ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसएस एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ इकोनॉमी के एंगल से नहीं पूछा जाता बल्कि डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी के इम्पैक्ट्स भी चेक किए जाते हैं। इसी वजह से आपकी एफपीएससी की जो आउटलाइन है वहां पे ये सारे एस्पेक्ट्स मेंशन है। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन को डेमोक्रेसी कैसे इफेक्ट करती है और डेमोक्रेसी को ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है, गवर्नेंस, लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी पे क्या असर है। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुका है अब इसमें हम डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, सिक्योरिटी डायमेंशन जैसे कि टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ये जो पेंडेमिक्स हैं, इनको ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इफेक्ट किया। हम देखेंगे लिबरल और रियलिस्ट इंटरप्रिटेशंस को, और हम देखेंगे पाकिस्तान का बेसिकली डेमोक्रेटिक और जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इफेक्ट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी की। इसमें मेन थीसिस ये है कि ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट करती है। इसमें हेल्ड एंड मैकग्र्यू जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मल्टीपल चैनल से डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करती है। अब वो मल्टीपल चैनल्स क्या हैं? वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो कैपिटल मोबिलिटी, ट्रेड ओपननेस, इन चीजों का इफेक्ट होता है सोशल ग्रुप्स पे, इनइक्वालिटी पे और पब्लिक डिमांड पे। इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल नॉर्म्स जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे जो इदारे हैं, ये भी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान के केस में हमने आईएमएफ का रोल बहुत ज्यादा करीब से देखा, जो कि हम आगे जाके पाकिस्तान की केस स्टडी में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जिसे एसएपीज कहते हैं, हम उन पे बात करेंगे कि कैसे उसने पाकिस्तान की गवर्नेंस को, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान के आम जो एक शहरी है उसको कैसे इफेक्ट किया, इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल था। इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ट्रांसपेरेंसी भी लाता है जिससे सिटीजन वॉइस इंक्रीज होती है, और ये बेसिकली किस तरह हुआ? ग्लोबलाइजेशन के जरिए हुआ। अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें तो हमारे पास एनजीओ हैं, हमारे पास आज एडवोकेसी नेटवर्क्स हैं। ये बेसिकली जो नेटवर्क्स होते हैं, ये जो एनजीओ होती हैं जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ये स्टेट पे प्रेशर डालती हैं राइट्स के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन का जो लिंक है वो डायरेक्ट है और कहीं कहीं वो इनडायरेक्ट भी है, लेकिन एक बहुत अच्छा, एक बहुत गहरा लिंक तो है। इसी तरह अगर हम ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात करें कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया या वीकन किया, तो इसमें दो तरह की डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, और एक इसमें जो एंटीथीसिस है वो लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को वीकन किया। अब आप इनमें से कोई भी स्टांस चूज कर सकते हैं। जब भी आपसे स्टांस चूज करने की बात आएगी, अगर कहीं पे स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस की बात आती है तो आपको एक ना एक स्टांस तो चूज करना पड़ेगा। अब जो भी आपको ठीक लगता है आपने वो चूज कर लेना है, लेकिन आपके पास उसको प्रूव करने के लिए एम्पल साइटेशंस होनी चाहिए, एम्पल एग्जांपल्स होनी चाहिए, केस स्टडीज होनी चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए। अगर तो आप ये चीज चूज करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, तो आप यही बात सबसे पहले कहेंगे कि सारे मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। मतलब कि अब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है जो हमें मॉनिटर कर रहा है। अब हमें पता है कि वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड, हमें पता है किस मुल्क में कितनी करप्शन है। पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, तो एक बंदा जब दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता था या कुछ लोग किसी कंट्री से ट्रैवल करते थे तो वहां से पता चलता था कि उस मुल्क के हालात ऐसे हैं या वहां पे ये चीजें कॉमन है। लेकिन अब हम सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा मलेशिया के हालात कैसे हैं, इंडोनेशिया के हालात कैसे हैं, अमेरिका के हालात कैसे हैं। यहाँ पे बैठे, पाकिस्तान में बैठे, हम दुनिया के दूसरे कोने में, साउथ अमेरिका तक हमें पता है। हमें पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें पता है वेनेजुएला में क्या हो रहा है, हमें पता है यूएसए में क्या हो रहा है। बेसिकली ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होगी। अब बातें छुपाई नहीं जा सकती। बहुत ज्यादा ऐसे अदारे हैं जो कि गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, वो भी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने समहाउ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया।
इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने अकाउंटेबिलिटी के जरिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। जैसे कि अब लोग क्या हैं, अकाउंटेबल हैं, क्योंकि अब पता चल जाएगा, अब एक पूरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस को कह लें या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कह लें या इस तरह जो बड़े अदारे हैं वो बेसिकली आपकी हर चीज को मॉनिटर करते हैं। तो जो आपके वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं। अगर किसी वर्ल्ड लीडर की रेप्यूट बहुत ज्यादा खराब है तो वो दुनिया के अपने मुल्क के लोगों के सामने अकाउंटेबल नहीं है, पूरी दुनिया के सामने अकाउंटेबल हो जाएगा। और जो बेसिकली हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मकसद यही है। अब वो काम कितना कर रही है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इस वक्त में, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो हालात है वो बहुत ज्यादा टेंस है इस टाइम पे। जो हम कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि यूनाइटेड नेशन या जो इसके डिफरेंट विंग्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि अब कुछ ऐसी रिजीम्स हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है और वो इंटरनेशनल लॉ से अपने आप को ऊपर समझते हैं। लेकिन बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट तो इसी मोटो के साथ हुई और एज एन एस्पिरेंट जब आपसे थ्योरेटिकल बात की जाएगी तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके मैंडेट के मुताबिक ही लिखेंगे, उस पर बात उसके मैंडेट के मुताबिक ही करेंगे। हाँ, सारे एनालिसिस के बाद एट द एंड आप कह सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं कुछ सुपर पावर्स जिसमें यूएसए, जिसमें चाइना, जिसमें रशिया या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को इंटरनेशनल लॉ के अंडर नहीं समझती और वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। तो अब हमें समहाउ लगने लग गया कि इन ऑर्गेनाइजेशन का एज सच कोई प्रोडक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन के स्टार्ट में ही ये बात नहीं लिख सकते कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की कोई बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका बेसिकली इसमें एस्पेक्ट ये है, आपका मकसद ये है, आपका काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या कहा, सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। आप वो बताने के बाद एंड में लिखेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्टार्ट में एक लाइन में लिख देंगे कि इसका कोई फायदा नहीं तो आप तो फिर फेल हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की तो बेसिकली अब ह्यूमन राइट्स की हमने जो नॉर्म्स है उसकी डिफ्यूजन देखी डेमोक्रेसी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और उसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, ठीक है, फेडरेशंस में। इसी तरह हमने देखा कि जो ग्लोबल सिविल सोसाइटीज हैं उन्होंने सिटीजन्स को इंपावर किया ग्लोबलाइजेशन के जरिए, जो कि मैं पूरी डिटेल में आपको काफी एग्जांपल से बता चुकी हूँ। सो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो एंटीथीसिस है इसका, जिसमें जो लोग हैं वो क्रिटिक्स है, वो कहती है कि ग्लोबलाइजेशन ने तो डेमोक्रेसी को वीक कर दिया है। तो उसके अगर आपने ये वाला स्टांस चूज करना है तो आप कहेंगे कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो पॉलिसी इंडिपेंडेंस को रिड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने पाकिस्तान के केस में स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को देखा कि उसने ग्लोबलाइजेशन में डेमोक्रेसी का तो रोल ही नहीं रहा। डेमोक्रेसी होती है पावर ऑफ द पीपल, और वो पावर ऑफ द पीपल कैसे हाईलाइट होती है, कैसे वो अब देखिए प्रैक्टिकल शेप में आती है, वो इस तरह आती है कि डेमोक्रेसी का मतलब है पावर ऑफ द पीपल, जिसमें मैं क्या हूं, एक एम्पावर्ड शहरी हूं, मैं एक सिटीजन हूं, मैंने वोट दिया, मेरे वोट की वजह से जो बंदा अब मुंतखब होके आया वो किस तरह आया, वो मेरी पावर से आया, ठीक है, मेरे वोट से आया। तो अब वो जो पॉलिसीज बनाएगा वो वही पॉलिसीज बनाएगा जो मेरी आवाज होंगी, ठीक है। इसी वजह से हम अपने हलकों में से एमपीएस, एमएनएस इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी सोच को आगे तक पहुंचाए। बेसिकली जो कि एक सिटीजन है जिसने एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया, जिसने उसको इलेक्ट करवाया, तो उसने अपनी राय को बेसिकली एक पावर दे दी कि वो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हमारे पास है आईएमएफ, हमारे पास है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, जिनसे हमें लोन्स लेने पड़ते हैं इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से। तो जब हम लोन लेने जाते हैं तो आईएमएफ ने पाकिस्तान पे तो बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लगाए रखे। इवन के हमारी जो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप है या जो हमारी फैटफ की मेंबरशिप थी उस पर बहुत मसला हुआ था हमारे डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, जो आपको पता है कि फ्रेंच एम्बेसडर वाला केस हुआ पाकिस्तान में। तो ये सारे केसेस हाईलाइट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को वीक कर दिया, क्योंकि अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा मुंतखब किया हुआ एक एमपी, एक एमएनए क्या चाहता है, वो चीज मैटर नहीं करती। अब एक ग्लोबल अदारा जो कि आईएमएफ है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या यूरोपियन यूनियन है या फैटफ है, वो बताएगा कि मेरे मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे होंगी, मेरे मुल्क में क्या रिलीफ्स दिए जाएंगे और मेरे मुल्क में क्या मसले मसाइल होंगे। तो इसने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, वीक कर दिया। इसी तरह आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंडीशनल्स लगाते हैं, इनकी कंडीशंस की वजह से जो डेमोक्रेटिक चॉइस है वो नैरो होगी। इसी तरह जो बिग टेक कंपनीज हैं या जो मिस इन्फॉर्मेशन के हैं उसने पूरे पब्लिक ओपिनियन को भी डिस्टॉर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि इंटरनेट है, हर बंदे के पास जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है, वो चीज वायरल हो जाती है, लोग बिना तस्दीक के वो चीज फैला देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी क्या है, वीक हो गई है और वो जो जिस हिसाब से काम हो रहा था वो नहीं हो रहा। सो बेसिकली आप इनमें से कोई भी साइड चूज कर सकते हैं, एक्सट्रीम पोजिशन ना ले, बल्कि अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो बैलेंस रखें कि ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन ने स्टार्ट में तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया था, जब हमने देखा कि इदारे बने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बना, यूनाइटेड नेशंस बना, या इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है वो हमारा बना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गया कि अब हमें इसके बहुत ज्यादा जो एक डिमेरिट्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए, जिसमें स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें IMF वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशनैलिटीज हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का रोल है। सो ये आपने बता दिया ग्लोबलाइजेशन ने कैसे डेमोक्रेसी को वीक किया, कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। इसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता है कि CSS इंग्लिश की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें हम एस्से तैयार करते हैं। वो बेसिकली एस्से जो होता है ना, वो हमारा फ्रेमवर्क होता है। जब हम एक एस्से लिखना सीख लेते हैं ना, उसके बाद हम हर पेपर के लिए एलिजिबल हैं कि हम हर पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस पेश करना होता है, उसका यही तरीका होता है कि आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसकी मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में आप थीसिस भी बताते हैं, एंटी थीसिस भी बताते हैं, जैसे कि हमने कहा कि वीकन भी करता है डेमोक्रेसी को, स्ट्रेंथन भी करता है। एक थीसिस हो गया, एक एंटी थीसिस हो गया। उसके बाद आप उसका सिंथेसिस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एंड में बताया कि आप एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट देंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, अब आप अपनी सजेशन देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे। आप तब तक अपना पेपर जो है वो पास नहीं कर सकते जब तक कि आप ये शो ना कर दे एग्जामिनर को कि आपके अंदर पॉलिसी एनालिसिस की पूरी एक आप में है, ये सलाहियत है कि आप पॉलिसी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम का जब एनालिसिस करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आ जाएंगी। जो लोग MBS हैं उनको पता होगा कि हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जो कि हर चीज का एक स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस कर देता है। तो जब आप एनालिसिस पेश कर देंगे तो उसके बाद अगली चीज क्या है, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड नहीं कर सकते उसको कंक्लूड करके। आपने यहाँ पे सजेशन देनी है, आपने रिकमेंडेशन देनी है, जो आपकी वाइडर रीडिंग को शो करेगा कि इस बच्चे के पास, इसने प्रॉब्लम को देखा तो इसके पास सोल्यूशन भी है, क्योंकि आपने जिस जॉब पे जाना है वहां पे मकसद ही सोल्यूशंस हैं। अगर आपके अंदर रिकमेंडेशंस देने की, सजेशंस देने की, और सजेशंस ऐसे होने चाहिए जो कि इम्प्लीकेशन बेस्ड हो, जिनकी इम्प्लीकेशंस हो, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी चले एक ये स्टेप है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पॉलिसी में तो नहीं, आपने फॉरेन पॉलिसी को सारा तो नहीं आपकी टिप्स पे होगी, लेकिन जितना कोर्स आपने पढ़ा है, जितना आपके पास करंट अफेयर की नॉलेज है, जो आपने 12 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो आपको इतना इंपावर्ड तो करता है कि आप रिकमेंडेशंस दें। तो उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन मजीद डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकती है, और कैसे उसको वो जो वीकन कर रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक सजेशन होगा, एक रिकमेंडेशंस होगी, आप उसमें एग्जांपल्स पेश कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह आप अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी एनालिसिस की, इसी रिकमेंडेशंस की, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकती है, कैसे वो उसको वीक करिए, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।